हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। मैं निखिल गर्ग आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों आप सभी? बिल्कुल मस्त। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो बच्चों आज के इस लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, द लाइट चैप्टर दैट यू कैन सी ऑन योर बोर्ड क्लियरली। हां बच्चों, आज के इस लेक्चर से हम अपना पहला लेक्चर इस टीजीटी फिजिक्स के पोर्शन का स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट चैप्टर। और लाइट चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले आप अपने बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हमें एक बार इनको समझना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक के अंदर डायरेक्ट जंप करने से पहले हमें उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। जब तक हमें यह नहीं पता कि हमें इन टॉपिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब हमें एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी है। हमें जो है पूरी ब्रह्मांड की नॉलेज नहीं लेके जानी है, हमें एग्जाम निकालना है। बार बार मेरा उसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन है। तो स्टार्ट करते हैं इस लाइट चैप्टर को। और लाइट चैप्टर के अंदर पिछले 3-4 सालों से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन टॉपिक्स को जो बच्चा कर लेगा 101% आई एम श्योर कि लाइट चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स से आने वाले क्वेश्चंस को फोड़ के आएगा। जी स्टार्ट करें लेक्चर। तो कॉपी पेन निकालिए और सबसे पहले इन टॉपिक्स को लिखिए। तो बच्चों लाइट चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें द टॉपिक दैट वी हैव टू कवर एंड दैट इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन आपके लिए कोई अननोन नहीं है, कोई अनजान नहीं है। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, आपने 12th में भी पढ़ा है। तो रिफ्लेक्शंस को हमें थोड़ा सा एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी है कि इसके ऊपर कहां से क्वेश्चन जो है वो पॉपकॉर्न की तरह निकल सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्लेन मिरर के ऊपर इस बार एक छोटा सा और बड़ा ही आसान क्वेश्चन जो था वो टीजीटी फिजिक्स के अंदर आया था कि व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर का टीजीटी फिजिक्स का पेपर अगर देखा है तो प्लेन मिरर का क्वेश्चन था जी। तो समझेंगे उस क्वेश्चन को और इसके ऊपर कौन कौन से और नए क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चा लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, अरे कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। और रे डायग्राम्स बोलते हैं बच्चों की हवाइयां निकल जाती हैं। उनकी 10th क्लास के दौरान भी निकली थी, +2 में भी निकली थी। क्या था, बार बार डायग्राम्स बनाना पड़ रहा था। बार बार टीचर बोलते थे कि हाँ अपनी पेन पेंसिल निकालो और जल्दी से डायग्राम बनाओ। और कौन से डायग्राम? अरे मिरर के। आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, बताओ इमेज कहां बनेगी, कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, रियल मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी। मतलब आप मिरर्स में और आगे चलकर लेंसेज में क्या करते थे, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। आप ऑब्जेक्ट को यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ मिरर और इन केस ऑफ लेंसेज एट डिफरेंट पोजीशंस। तो अलग अलग पोजीशंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की आप इमेजेस चेक करते थे, उनका नेचर चेक करते थे, साइज चेक करते थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैग्निफिकेशन चेक करते थे। तो यहीं से तो क्वेश्चन तैयार करना है अच्छे से। तो हमें मैग्निफिकेशन के बारे में भी पढ़ना है। मैग्निफिकेशन में क्या दिया गया रहता है? मैग्निफिकेशन में बच्चों आपको जो चीज दे रखी होती है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, यू हैव गिवन ए ऑब्जेक्ट ऑफ डेफिनेट साइज। सपोज करो यू हैव गिवन ए कैंडल, आपको एक कैंडल दे दी मैंने 5 सेंटीमीटर की एंड प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर या हम कहें 20 सेंटीमीटर वट एवर फ्रॉम आइदर मिरर कॉनकेव और कन्वेक्स। तो हमने एक मिरर से कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया किसी भी डेफिनेट साइज का, और आपको बताना है कि उसका जो इमेज बनेगा, उसकी जो इमेज बनेगी उसका साइज क्या होगा, ठीक है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो लिखिए पांडे जी क्वेश्चन क्या है। तो बच्चा लोग क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन और यूजेस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई यूज दे देगा और बताओ कि ये यूज कौन से मिरर का है। आइडेंटिफाई द गिवन यूज ऑफ विच मिरर। ऑप्शंस देंगे कनकेव का, कन्वेक्स का या दोनों का, वट एवर दैट यू हैव टू पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, और सर ने मार्क किया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12th क्लास का सिलेबस पूछा जाता है इसमें। 12th क्लास की रिफ्रैक्शन का पार्ट पूछा जाएगा। 10th का भी रहेगा लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि भैया पहले ही बता चुका हूं अपने इंट्रोडक्टिव लेक्चर के अंदर कि एचटेट का जो सिलेबस है वो 6-8 तक का ही नहीं आता है, +1 +2 के भी कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम एनीवेयर। आइए समझ में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे बहुत प्यारा कंसेप्ट है। फिर उसके बाद में बात करेंगे लेंस और मैग्निफिकेशन अगेन, जैसा हमने मिरर में पढ़ा था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 2-3 क्वेश्चंस लगातार पूछते आ रहे हैं 2-3 सालों से,
ठीक है। रे डायग्राम्स वापिस वही कि ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज कहां बनी, छोटी मिली, बड़ी मिली, रियल मिली, वर्चुअल मिली। सी पर रखेंगे कहां मिलेगी, बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे कहां मिलेगी, एफ पर रखेंगे कहां मिलेगी, बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, ये बातें करेंगे। ठीक है, इसका जस्ट आपको एक टेबल याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां, अगर यहां तो यहां, अगर एक केस याद रख लोगे उसका उल्टा अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो 10th क्लास में अगर पढ़ा हो, थोड़ा सा याद करवा देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि किसी जमाने में आपने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पर आती है, पॉइंट साइज आती है, नन्ही सी मुन्नी सी आती है, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है मिरर कौन सा है, लेंस कौन सा है। आगे चलकर एक केस ऐसा भी आएगा जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा और इमेज इन्फिनिटी को भागेगी। तो आप क्या करते हो, जब आप मिरर से दूर होते हो तो इमेज मिरर के पास आती है, और जब मिरर के पास जाते हो तो जो इमेज है वो दूर भागती है। ये थोड़ा सा एक ट्रिक है याद करने का कि हाँ, ऑब्जेक्ट दूर इमेज पास, इमेज पास तो ऑब्जेक्ट दूर। आई बस समझ में, ऐसा कुछ हमें याद करना है। टेबल बनाएंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, निखिल सर हैं आपके साथ अचीवर्स एकेडमी के ऊपर। रे डायग्राम्स वापिस, प्रिज्म, हाँ जी, इसी पॉइंट पर मानने वाला था कि बच्चों हमें प्रिज्म के बारे में पढ़ना है और प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं और 101% क्वेश्चन आएगा प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म 10th क्लास वाला बेस भी पढ़ना है और 12th में पढ़ना है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन थोड़ा सा याद कीजिए, +2 के अंदर रे ऑप्टिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है प्रिज्म फॉर्मूला, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, डेल्टा। ठीक है, आपको एक तो याद रखना है कि डेल्टा म्यू, और म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म, इसके बीच में एक रिलेशन होती है और उसके ऊपर क्वेश्चन आता है जी। आइए बस समझ में तैयार करेंगे जी प्रिज्म। यस, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पांडे जी। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स, विबग्योर पैटर्न क्यों बनता है। और जब भी विबग्योर पैटर्न, जब भी कलरफुल वर्ल्ड की बात होगी, इन रंग बिरंगे संसार की बात होगी, इस कलरफुल वर्ल्ड की बात होगी, 7 रंग की बात होगी, विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर के इर्द गिर्द सारी बातें घूमेगी आगे आने वाले टॉपिक्स में। इसके सेंटर पर बात घूमेगी। किसी की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो किसी की वेवलेंथ कम होगी, बार बार यही आएगा, लार्जेस्ट द वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट द वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग इतनी ज्यादा वो फैलता जाएगा। आई बस समझ में। तो बात करेंगे स्कैटरिंग के ऊपर, और स्कैटरिंग के अंदर आपने 10th क्लास में क्वेश्चंस पढ़े हैं कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है बच्चा लोग। पांडे जी बताइए, थोड़ा संस्वर, थोड़ा सा जाइए 10th क्लास में। अरे कहां जाइए, सोचना है, जाना नहीं है 10th क्लास में, टीजीटी निकालना है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमें पढ़ना है व्हाई ऑल द डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर। इस दुनिया में जितने भी खतरनाक साइंस हैं वो लाल कलर की ही क्यों बनते हैं। इसका आंसर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट देता है। Why the color of sky is blue, इसका आंसर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट देता है। Why the clouds are white, बादलों का रंग सफेद ही क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखता है। मून से देखने पर अर्थ कैसा नजर आता है, इसका आंसर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट देता है। द नेक्स्ट टॉपिक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वो नहीं पढ़ना है। बात करने हैं हाउ स्टार्स ट्विंकल एट नाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक हाई एल्टीट्यूड से, इतनी ऊंचाई से, हाइट से जब नीचे आती हैं तो डेंसिटी मीडियम की बढ़ती जाती है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स की डेंसिटी बढ़ती जाती है। और आपने रिफ्रैक्शंस में पढ़ा था, याद करो, 10th क्लास में याद करवा रहा हूं चैप्टर शुरू करने से पहले। मतलब चैप्टर तो शुरू हो चुका है ऑफिशियली, ठीक है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, हाँ यही तो मेरा पर्पज है कि सबसे पहले ब्लैंक ना जाएं, कुछ लेके जाएं। हाई बस समझ में। और जो इंसान कुछ लेके जाता है वो कुछ ना कुछ पाता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब है जब लाइट एक हाई एल्टीट्यूड से अर्थ की सरफेस पर आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को पेनिट्रेट करती हुई, तो बार बार रिफ्रैक्शन होता है, बार बार लाइट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से बैंड होती है। तो जब उसको स्ट्रेट लाइन नेचर के हिसाब से जो मिला के देखते हो, एक ही स्टार ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन आपको बहुत जगह नजर आता है। तो एक ही तारा बहुत जगह टिमटिमाता है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल पोजिशंस, दैट्स व्हाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना काम आता है। यस, रेनबो फॉर्मेशन।
आफ्टर हेवी रेन, एक बारिश होने के बाद, वर्षा होने के बाद, आफ्टर हेवी रेन, व्हेन यू लुक इनटू द स्काई थ्रू सनशाइन, यू गेट द पैटर्न ऑफ ब्यूटीफुल 7 कलर्स एंड दैट इज विद योर रेनबो फॉर्मेशन। और हवा में, उस एटमॉस्फेयर में बारिश के दौरान कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो सस्पेंड हो जाती हैं, रेनबो फॉर्मेशन। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है लास्ट एंड फाइनल टॉपिक एंड दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, +2 का है। डिटेल में जानेंगे क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, तब तक के लिए इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लाइट चैप्टर के अंदर पहला पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट क्या है। और लाइट की 2 डेफिनेशन है, एक बच्चों वाली और एक बुजुर्गों वाली, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। बच्चों वाली डेफिनेशन क्या, जैसे साउंड के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा साउंड का कनेक्शन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आगे चलकर हमारा स्टेजिटी फिजिक्स में साउंड नाम से चैप्टर आएगा, पहले ही बता देता हूं। साउंड क्या है? साउंड एक किस्म से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द सेंस ऑफ हियरिंग इन अस, जो हमारे कानों में सुनने की क्षमता प्रोड्यूस करे। और आप अपने इन्वायरमेंट से सुबह से शाम तक तरह तरह की साउंड सुनते हो, डिफरेंट टाइप्स की साउंड सुनते हो, इंस्ट्रूमेंट्स की, व्हीकल्स की, ह्यूमन बींग्स की। जैसा कि आपका टीचर बोल रहा है, निखिल सर बोल रहे हैं, तो मेरी साउंड आपके कानों तक पहुंच रही है, एक डिस्टरबेंस आपके कानों तक पहुंच रहा है बच्चों। और उस प्रोपेगेशन के लिए उसको एक मीडियम चाहिए, साउंड को चलने के लिए सहारा चाहिए होता है। लेकिन लाइट को कोई सहारे की जरूरत नहीं है। लाइट डोंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और वैक्यूम वो रीजन है जहां बिल्कुल भी एयर नहीं है। तो बढ़ते हैं ज्यादा देरी न करते हुए, लाइट क्या है? तो लाइट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ई और एम। इसमें साथ साथ 2 चीजें चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। और इनसे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड लाइट। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in which electric field and magnetic field vibrate mutually perpendicular to each other। इन दोनों में ये जो डिस्टरबेंस बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। ये दोनों आपस में तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे, और जिस डायरेक्शन में वेव बढ़ रही है ना बच्चा लोग, उसके भी परपेंडिकुलर रहेगी लाइट। तो दिस इज द बुजुर्गों वाली डेफिनेशन। आई बस समझ में बढ़ते हैं। और इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द थिंग्स विजिबल टू अस। हमारे आसपास की सारी चीजों को विजिबल करने के लिए वी रिक्वायर लाइट। लेकिन खाली लाइट से आसपास की चीजें नजर नहीं आती हैं। लाइट प्लस साइट क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा? लाइट प्लस साइट। जब तक लाइट किसी साइट में जाएगी नहीं, मतलब सपोज करो कि मेरे सामने एक वॉल है या आपके सामने वॉल है, तो आप आपके सामने वाली वॉल को देख पा रहे हो और मैं मेरे सामने वाली वॉल को देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कमरे से हर तरफ लाइट के आने जाने का रास्ता है। तो लाइट जिस सरफेस पर पड़ती है वहां से टकरा के जिस ऑब्जर्वर की आई में जाएगी, मतलब क्या, लाइट के आने का और ऑब्जर्वर की आई का आमने सामने टकराना जरूरी है, तब चीजें विजिबल होंगी। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं और लाइट आए तो कहां आएगी भैया? लाइट क्या घूम के आएगी क्या? ऐसे थोड़ी आएगी लाइट घूम के। लाइट डजंट बैंड नहीं होती है। लाइट स्ट्रेट वेव में भी ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है, और एक वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। लाइट हैज ए ड्यूल नेचर। लाइट कैन ट्रीट एज ए पार्टिकल नेचर और लाइट कैन ट्रीट एज ए वेव नेचर। लेकिन रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को पार्टिकल नेचर मान के पढ़ेंगे। और व्हेन यू कंसीडर द लाइट एज ए पार्टिकल नेचर, देन लाइट अपीयर्स टू यू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। बीम, पार्टिकल्स, स्ट्रेट लाइन। समझ में आप बढ़ते हैं? हाँ। तो जब तक लाइट किसी साइट में जाएगी नहीं तो विजिबल का कॉन्सेप्ट तैयार होगा नहीं। आई बस समझ में। तो अब बात करते हैं क्या कि लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन पढ़ना है, और रिफ्लेक्शन के अंदर जो हमें स्टडी करनी है बच्चा लोग, वो करनी है मिरर्स की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? मिरर्स की। तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के मिरर है वो हम जानेंगे अच्छे से। कौन से मिरर है? प्लेन मिरर की बात करेंगे, और प्लेन मिरर पर एचटेट में क्वेश्चन आया है क्या है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकता है। याद रखना,
कोई भी चीज अगर आपको शाइन करता हुआ, चमक मारता हुआ एक शाइनिंग सरफेस दिख रही है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रही है। या तो वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा रिफ्लेक्शन की वजह से, या उसकी इमेज नजर आएगी। और इमेज बनाने के लिए मिरर चाहिए। क्या चाहिए? मिरर। तो सपोज करो कि आप मार्केट से ग्लास का टुकड़ा लेके आए, एक कांच का टुकड़ा लेके आए, अगर उसको मिरर बनाना है तो उसकी बैक साइड को पॉलिश करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक द पॉलिश टू द बैक साइड ऑफ द ग्लास सरफेस टू बिहेव एज ए मिरर। अगर हमें उसको मिरर बिहेव कराना है तो उसके बैक साइड पॉलिश करनी पड़ेगी। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू पॉलिश द बैक साइड ऑफ द सरफेस। तो ज्यादातर हम जो करते हैं, जो मटेरियल्स यूज करते हैं बच्चा लोग, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, पॉलिश करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं या तो सिल्वरिंग करते हैं ज्यादातर। आप अपने काम करो, सुबह सुबह जो आप फेसेस देखते हो उसके पीछे जाके देखो, सिल्वरिंग की कोटिंग मिलेगी, एक लैप मिलेगा, या हम कहें एक मरकरी की कोटिंग की जाती है, तो ज्यादातर सिल्वरिंग की जाती है। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो हम पॉलिश करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, क्या करना है। तो बच्चा लोग ये है हमारी एक सरफेस, और नीचे कर दिया पेंट, और पेंट करते ही नीचे पॉलिश करते ही जो आगे की साइड है, जो फ्रंट साइड है, वो बिहेव करेगी एज ए, वो बन जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस साइड पॉलिश करते हो वो चीज हो जाती है ओपेक, जहां से कोई चीज नजर नहीं आएगी। तो ये है एंगल पे एक लाइट आ रही है ओब्लिकली, ठीक है। यू फॉल ए लाइट ओब्लिकली मतलब एट सम एंगल ऑन द मिरर। मिरर के साथ कोई एंगल पे फॉल होगी, क्वेश्चंस करेंगे आज हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो इस आने वाली को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या रे? इंसिडेंट रे। और अपनी तरफ से इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं, जैसा 10th क्लास में पढ़ा है, तो मुझे पता है कोई ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। नॉर्मल रे। और सर ये जो बाउंस बैक हुई है, एक चीज और याद रखना, रिफ्लेक्शन में लाइट जिस मीडियम में आती है वो होमोजीनियस मीडियम होता है, जैसे एयर है या वैक्यूम है, कोई भी मीडियम है, ठीक है, जिसमें होमोजीनियस, जिसमें पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम रहेंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मीडियम। मतलब मुद्दे की बात यह है कि लाइट जिस भी मीडियम से आ रही है, टकराने के बाद उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बाउंस बैक होनी चाहिए, बैंड होनी चाहिए। तो आने वाली और बनाने वाली और जाने वाली रे, कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। आई बात बच्चा लोग समझ में? तो अब मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, थोड़ा सा करते हैं, रिवाइज करते हैं कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था। द फिनोमिना ऑफ, ध्यान से समझना, लिसन इट केयरफुली, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में बाउंस बैक होगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू ए सरफेस। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है स्मूथ सरफेस पे, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, और स्मूथ सरफेस के ऊपर जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, एंड दैट एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विद नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एज यू नो। आई बस समझ में? दो टाइप के लो होते हैं रिफ्लेक्शन के। कितने लोज होते हैं? दो लो होते हैं, और दोनों लो में पहला लो क्या है कि सर एंगल आई हमेशा एंगल आर रहेगा, और ये तब रहेगा जब रेगुलर रिफ्रैक्शन होगा, सरफेस शुड बी स्मूथ, ठीक है। अगर आपकी सरफेस स्मूथ है, ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर उसके हर एक पॉइंट पर रहेगा। लेकिन अगर सरफेस कैसी हो जाए बच्चों, अगर सरफेस हो जाए रफ, तो क्या होगा? लाइट का जो है मुड़ना डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकता है। तो आप कह नहीं सकते कि जो लाइट है सर उसमें एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, कोई जरूरी नहीं है। इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एंगल आई आर के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमेशा स्मूथ सरफेस में एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर रहेगा। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो बात करते हैं कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली मिरर कितने टाइप्स के होते हैं हमें बात करनी है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ गया क्या मतलब है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर यू सी इन योर लाइफ? दो टाइप की मिरर होते हैं, ठीक है।
आ गया हमारा, जिस पर एचटीटी में क्वेश्चन आया था, बताएंगे वो क्या आएगा धीरे धीरे। पहले थोड़ा सा बेस क्लियर कर लें। प्लेन मिरर होता है एक, और दूसरा जो आप बोलते हो वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो एक पार्ट है किसके, होलो स्फेरिकल मिरर के। किसके हैं वो, होलो स्फेरिकल मिरर की, होलो स्फेरिकल मिरर। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर के साथ कि सर प्लेन मिरर क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या इसकी फोकल लेंथ है जो क्वेश्चन आया था, और मैग्निफिकेशन वगैरह क्या है। तो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं क्या है, ठीक है, साथ साथ इस चीज को उतार लीजिए। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर क्या है। जो प्लेन मिरर होता है ना वो एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। पहले तो इस चीज के लिए, इस मिरर के बारे में एक चीज नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर भी। क्या होती है, ये एक फ्लैट, बिल्कुल सीधा होता है, ठीक, बिल्कुल सीधा, ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है, ये एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट इट, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल, उदाहरण के लिए आपके घर में जो मिरर है वो आपका प्लेन मिरर ही तो है, जिसके सामने आप सुबह सुबह अपने अच्छे अच्छे चेहरे देखते हो। तो दिस इज योर प्लेन मिरर। बन गया मिरर? अरे कैसे बन गया, जब तक पॉलिश नहीं करोगे तब तक मिरर नहीं है, अब मिरर है। तो मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो सपोज करो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि सर जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेन मिरर के सामने होगा तो उसकी इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। और ये कंफर्म है क्योंकि मिरर हमेशा इमेज देता है। तो इमेज के अंदर क्या क्या चीजें, क्वालिटीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी, थोड़ा सा याद करके बताइए, 10th क्लास में पढ़ा था आपने। तो ये है हमारा चुन्नू, ये चुन्नू है, और ये चुन्नू जो है ये इस मिरर से x मीटर पे खड़ा है। तो आपको पता है कि सपोज करो आप अपने सामने मिरर ले आओ, यस, विजुलाइज कीजिए कि आप अपने सामने एक मिरर ले आए हैं। जितनी डिस्टेंस पर आप होते हैं, आप देखते हो उतनी डिस्टेंस पर मेरी इमेज बनती है। तो मतलब x मीटर पर ही चुन्नू की इमेज मिलेगी। आई बस समझ में, चुन्नू की इमेज मिलेगी। तो क्या मिलेगी, याद कर लो इस चीज को, क्या मिलेगी, सेम डिस्टेंस पर इमेज मिलती है। कहां मिलती है, सेम डिस्टेंस पर मिलती है। और इसका जितना साइज होता है, अगर ये 5 फीट का पर्सन है तो इमेज में भी 5 फीट का ही नजर आएगा, सेम साइज का मिलेगा। एक चीज और याद रख लो, इमेज जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल। और वर्चुअल जो चीज होती है ना वो कल्पना में होती है, वो माइंड में होती है, वो एक्चुअल में नहीं होती है। रियल नाम से एक्चुअल। तो अगर कोई पूछ ले कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आ भी जाए, कोई ऑब्जेक्टिव बन भी जाए, तो रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको आप किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर ऑब्टेंड कर सकते हो, याद रखना। और रियल इमेज मिरर के सामने होती है, हमेशा कहां होती है, मिरर के सामने, फ्रंट में बनेगी, याद रखना। और मिरर में जब पीछे की तरफ कोई रेज जाती है, जहां इंटरसेक्ट करती है, वहां वर्चुअल इमेज बनती, दिमाग में पहले से डाल लो। बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के पीछे का पार्ट है बच्चा लोग, वो वर्चुअल में जाता है, और मिरर के आगे का पार्ट रियल में जाता है। किस में जाता है, रियल में। मिरर का आगे का पार्ट है जो फ्रंट में बनेगी, और जो बैक में बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। मैं बताऊंगा, डायग्राम्स के अंदर बताऊंगा। तो प्लेन मिरर क्या है, एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये मिरर है, सेम डिस्टेंस पर इमेज मिली, सेम साइज की मिली, 5 फीट का, तो 5 फीट का ये थोड़ी है कि अगर एक पर्सन 5 फीट का है तो वो 2.5 फीट का नजर आएगा, ऐसा थोड़ी है, बोना थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं, हाँ जी। अब एक बात बताओ, मुंह ऊपर, हमारा हेड ऊपर, लेग्स नीचे, तो इमेज में ये थोड़ी है कि लेग्स ऊपर और हेड नीचे, भैया सेम पोस्चर नजर आता है, और इसको बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट। अब एक बात बताओ, ये मिरर के आगे का पोर्शन है, ये मिरर के पीछे का पोर्शन है। जब आप अपनी मिरर के अंदर इमेज को देखते हो, तो मिरर के अंदर जो इमेज देखते हो, क्या अपनी इमेज को टच कर सकते हो क्या? अगर टच करने भी जाओगे तो स्क्रीन को टच करोगे, उस मिरर को टच कर पाओगे, अंदर तो नहीं जा पाओगे। पीछे का पार्ट है, तो पीछे का पार्ट है, कैसा पार्ट है, अरे वर्चुअल पार्ट है रे, लिख ले, इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है, बच्चों कंफ्यूजन होती है इन्वर्टेड और इरेक्ट में। क्या होता है, अगर एक पर्सन ऐसे है, अगर वो ऐसे हो जाए तो हम बोलेंगे वो इन्वर्टेड है। अगर एक जैसे नजर आए तो क्या है, इरेक्ट है। तो कैसी मिलती है, सेम डिस्टेंस, सेम साइज, वर्चुअल, इरेक्ट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
क्या होती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर, लेटरल इन्वर्जन शो करता है। क्या करता है? लेटरल इन्वर्जन। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस वर्ड होता है, जो हमारी हॉस्पिटल की गाड़ियां होती हैं, उसमें एम्बुलेंस वर्ड जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता है। किस में लिखा होता है? रिवर्स में। तो आगे जो सामने उसके गाड़ी चल रही है, उसके फ्रंट में जब गाड़ी चल रही है, तो आगे वाली जो गाड़ी का ड्राइवर जब अपने मिरर में से देखता है तो एम्बुलेंस का जो सीक्वेंस है, जो लेटर्स हैं, ए से लेकर MBUL ANC, सारे लेटर्स जो रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए थे वो सीधे हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं सामने खड़ा हूं, इमेज में ये राइट हैंड मेरा लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट में। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट राइट में दिखना, राइट जो है लेफ्ट में दिखना, द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट विद ईच अदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ये किसको शो करता है? ये लेटरल इन्वर्जन, परस्पर। लेटरल का मतलब परस्पर चीजों का पलट जाना, इसको बोलते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन। आई बस समझ में? तो हाँ, अब बात करते हैं हम क्या कि सर प्लेन मिरर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो प्लेन मिरर के हम ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दोबारा से बोल रहा हूं, कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक ही मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए और मोटिवेट करता है, कुछ सुधार के लिए जो है मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्लेन मिरर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, अपनी रफ नोटबुक निकालिए और मुझे कुछ क्वेश्चन जो हैं सोल्व करके दिखाइए। हाँ जी, एक चीज याद रखना, ये सपोज करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ कि एक मिरर है, इसके ऊपर एक इंसिडेंट लाइट नॉर्मली फॉल हो रही है। कैसे फॉल हो रही है? नॉर्मली फॉल है। और आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि सर एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये फर्स्ट लो है। हाँ जी, सेकंड लो क्या है? एक चीज और, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मिरर है, ये इसमें इंसिडेंट रे, ये इसकी नॉर्मल रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों की तीनों जो होती हैं ये एक प्लेन में होती हैं। किस में होती हैं? ये एक प्लेन में। आई बस समझ में? ये किस में होती है? एक प्लेन में होती हैं, क्योंकि ये सारा एक प्लेन में है। अगर सर ये पॉइंट एक प्लेन में है, जिस पॉइंट पर जाकर ये इंसिडेंट हो रही है तीनों की तीनों, तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर एक प्लेन में है, तो सर ये तीनों की तीनों रे भी सेम प्लेन में होंगी। एंड दिस वाज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम प्लेन सेम मीडियम। इस चीज को भी नोट कर लेना बच्चों। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ये चीज है। हाँ जी, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्या। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे है जो नॉर्मली पड़ रही है, इसके ऊपर फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। एंगल I एंगल R के इक्वल रहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे। अब ये वाला क्वेश्चन, ये टू मिरर्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है ये मिरर। ठीक है, ये मिरर इंक्लाइंड है। ठीक है, हाँ ये बता दिया आपने। तो इसके ऊपर एक लाइट फॉल हो रही है, ऐसे ये लाइट फॉल हो रही है। ठीक है, ये लाइट आ रही है इसके ऊपर 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है। सपोज करो, एग्जांपल दिया मैंने, 30 डिग्री के एंगल पर आ रही है। तो बताओ इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कितना एंगल बनेगा। यस, मुझे बताइए कितना बनेगा। तो सबसे पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कीजिए, जस्ट कंप्लीट द डायग्राम एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड हॉरिजॉन्टल, दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, हाँ जी, ये जो एंगल है ये आप सपोज कर सकते हो, ये एंगल हमारा 40 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसकी वैसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी है। हाँ जी, तो ये अपनी तरफ से क्या बनाएंगे रे? हाँ जी बच्चा लोग, ये बनाएंगे नॉर्मल। ये क्या बनाएंगे? नॉर्मल। हाँ जी, ये नॉर्मल है। तो ये आपको बताओ ये एंगल कितना बचा, अगर इसके साथ ये पूरा 90 है तो ये कितना बचा? 60। एंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये कितना हो जाएगा यहां पे, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस।
तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने कितना एंगल बनाया, दोनों एंटी पैरेलल है और आपको पता है कि एंटी पैरेलल चीजें एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो एंगल ऑफ जो एंगल आया हमारा रिफ्लेक्टेड रे और हॉरिजॉन्टल के बीच में वो 180 डिग्री का एंगल आया। जल्दी से इस क्वेश्चन को और सोल्व कीजिए, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं और फिर प्लेन मिरर पर जो क्वेश्चन आया वो हम बात करेंगे। हाँ जी, इसमें कितना है, एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच में बनता है? ये एंगल आई और एंगल आर किसके बीच में बनता है? नॉर्मल के साथ बनता है। ठीक है भाई, आपने ये सरफेस ली, आपने ये सरफेस, ये मिरर लिया, ये इंसिडेंट रही, ये नॉर्मल, तो जो एंगल बनता है वो तो नॉर्मल के साथ बनता है ना। अगर इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को सीख भी लेना, अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पर नॉर्मली फॉल होती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वही इंसिडेंट, वही नॉर्मल और वही रिफ्लेक्टेड। और जब कोई लाइट रे, व्हेन ए लाइट रे फॉल्स नॉर्मली टू ए प्लेन मिरर, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग देयर ओरिजिनल पाथ, या अपने ओरिजिनल पाथ पर वापस लौट जाती है, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते पर लौट गई। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ 0। तीन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, इसके ऊपर बेस कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। चलो बढ़ते हैं कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ प्लेन मिरर की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो चीजें मैं समझा रहा हूं, जो आपके माइंड में डालने की कोशिश कर रहा हूं, वो अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर कैसा लग रहा है। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। हाँ, अब बात करते हैं, सपोज कीजिए, हाँ जी, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं दो मिरर्स को इंक्लाइंड कर दूं, दो मिरर को इंक्लाइंड कर दूं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ भी सकते हैं, अगर दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर हम ऐसे रख दें, अगर एक ऐसे और एक ऐसे, तो कैसे रख दिया? 90 डिग्री पर। अगर इसके अंदर कोई लाइट रे आई और बार बार किसी, मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्स है ये, ठीक है, कोई भी है, इससे अगर कोई लाइट आई सर, ठीक है, तो क्या एक ही बार रिफ्लेक्शन होगा या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे? ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है सर, इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास बहुत तरह तरह की इमेजेस आएंगे, काफी सारी इमेजेस आएंगी, नंबर ऑफ इमेज आएंगी। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का क्या फायदा है, या नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकलेंगी? जब दो मिरर एक दूसरे के साथ किसी ना किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन यहां हुआ, फिर यहां गई, दोबारा रिफ्लेक्शन यहां हुआ, फिर यहां हुई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, राइट डाउन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ इमेजेस निकालना हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकाली जाती है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है पांडे जी, जस्ट राइट डाउन, नंबर ऑफ इमेजेस का निकालने का फॉर्मूला है 360 डिग्री बाय थीटा। अगर ये 360 बाय थीटा की वैल्यू, इफ, लिख लीजिए इस चीज को, इफ 360 बाय थीटा, अगर ये नंबर इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस का जो फॉर्मूला होगा, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n-1। और अगर ये 360 बाय थीटा, अभी एग्जांपल भी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये 360 बाय थीटा अगर ओड आया तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो यही हो जाएंगी, जो नंबर ऑफ इमेज आएंगी वो यही आएंगी, मतलब सिंपल 360 बाय थीटा ही आपको नंबर ऑफ इमेज देगा। यस, लेट्स डू ए क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया, उतार लिया, बढ़ते हैं आगे। क्या है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाइए इसके ऊपर। हाँ जी, ये दो मिरर हैं जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, ठीक है, और 60 डिग्री इनके बीच का एंगल है। बताइए, अगर इनके बीच में अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दूं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, तो इसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस यहां बनेंगे, बार बार रिफ्लेक्शंस होंगे? तो बताइए, जस्ट जल्दी से निकाल के बताइए कितनी इमेजेस बनेंगी इसकी, नंबर ऑफ इमेजेस, जस्ट आपके पास फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ इमेजेस सर थीटा दे रखा है, 360 बाय थीटा कितना आया, 60 डिग्री कितना आया हमारे पास, 6। तो 6 अभी इवन नंबर है, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, तो ये इवन आ गया हमारे पास, ये इवन आ गया, तो हमारे पास जो अब फाइनल आंसर आएगा नंबर ऑफ इमेजेस का वो 6 - 1 सर 5 इमेजेस मिलेंगे।
कितनी मिलेंगी 5। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस चीज के लिए भी प्लेन मिरर के अंदर ये टॉपिक भी तैयार करना है। वापिस बता रहा हूं, अगर इसकी वैल्यू इवन आई तो एक सब्ट्रैक्ट कर देना, अगर ओड आती है तो एज इट इज आंसर है। आई बस समझ में। जैसे अगर मैं यहां पर अगर मैं 30 डिग्री का एंगल कर लेता तो कितना आता, ठीक है 30 कर लोगे तो कितना आएगा, वापस वही 12 इवन ही आएगा हमारे पास। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर ओड आ गया तो एज इट इज लिखना, अगर इवन आ गया तो उसमें से एक माइनस कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, हमारा क्या है, ठीक है। हाँ जी, अब मैं 2 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी को वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए कि अगर हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना हो या नंबर ऑफ इमेजेस निकालना हो तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। हाँ जी, ये एक पर्सन है, ये वापिस हमने चुन्नू लिया, ये चुन्नू का जो है आई लेवल है, ये आई लेवल है और ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये है इसका हेड, ये इसका हेड है, और ये है हमारी इसकी फिट, ठीक है। ये फिट है इसके, और ये इसका आई लेवल है, ये इसका आई लेवल है। ये जो पर्सन है, सपोज करो इसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है। इस पर्सन का साइज है 2 मीटर। ये चाहता है कि मैं जो हूं 2 मीटर का साइज का हूं, कि मैं अपने सामने एक मिरर रखूं और वो सबसे कम से कम लेंथ का रखूं, तो वो बताओ वो सबसे मिनिमम लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यूज बाय दिस पर्सन टू सी हिज फुल बॉडी, ताकि वो अपने पूरी बॉडी को देख सके। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बताइए कि इस 2 मीटर की साइज को देखने के लिए, इस पूरी बॉडी को देखने के लिए आप इसके सामने कितना साइज का मिरर रखोगे, हाइट कितनी होगी, वर्टिकल हाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। तो एक काम करते हैं, इससे हाफ हाइट का लेते हैं। 2 मीटर से अगर मैं 1 मीटर का मिरर लूं, क्या 1 मीटर का मिरर 2 मीटर के साइज के पर्सन को पूरी बॉडी दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा, मिरर में देखते हैं। हाँ जी, तो इसके सामने मैंने ये एक मिरर लिया, ये मिरर लिया एक, ठीक है, ये हमने एक मिरर लिया। हाँ जी, फिट। तो अगर हमें इस पूरी बॉडी को देखना है तो पूरी बॉडी के हर एक पार्ट से लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आई तक पहुंचनी चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात है। अगर बॉडी के हर एक पार्ट से, जो पार्ट से लाइट है रिफ्लेक्ट होकर अगर आई तक पहुंच गई, इसका मतलब आपने उस पूरी बॉडी को विजुलाइज कर लिया, विजिबल कर लिया। आई बात समझ में। तो फिट से एक लाइट गई, ठीक है, फिट से एक लाइट जा रही है, गई, तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन से क्या हुआ, लाइट इसकी आई में गई। हाँ जी, आई बस समझ में। और ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक नॉर्मल की तरह यूज कर ली। आई बस समझ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिट वाला पोर्शन तो सर काम चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिट वाला पोर्शन नजर आ गया। अब देखते हैं इसके आई वाला पार्ट है। अगर एक सर आई से लाइट अगर इस कॉर्नर पर पड़ी इस मिरर की, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके वापिस आई में अगर आ गई, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वापिस अगर ये आ गई लाइट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखो मिरर उसके हेड से लेकर, और हेड के लिए भी लाइट आ सकती है, ठीक है ना। हाँ, इसके लिखोगे आप हेड से, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइट बच्चा लोग आपको हेड से लेनी है। अगर हेड से अगर लाइट ऊपर गई तो इसके आई में आ गई, ठीक है, और ये इसका आई का लेवल है, ठीक है, ये वाला। तो इसका मतलब सर हमारा काम चल सकता है अगर हम इस 2 मीटर के साइज के ऑब्जेक्ट का पूरा शरीर देखने के लिए, पूरी बॉडी देखने के लिए अगर 1 मीटर का यूज करेंगे तो ही हम इस पूरी बॉडी को देख पाएंगे। और इस चीज को नोट कर लीजिए, दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ए मिरर टू सी द फुल बॉडी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की हमें अगर फुल बॉडी देखनी हो तो हमें उसका जो है जितना भी साइज है उसका हाफ ऑफ द जो है पोर्शन का मिरर हमें लेना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो अपनी रफ नोटबुक निकालिए और सोल्व कीजिए मेरे साथ इस जबरदस्त इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का डायग्राम क्या कहता है पांडे जी, और क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो एक पर्सन दे रखा है, ये एक पूरा पर्सन है जिस पर्सन की हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के डायग्राम में समझते हैं सर ने क्या बनाया। एप से है उस पर्सन के फीट, पैर, और ये है आई। तो सपोज कीजिए कि पैर से लेकर ये जो मेरी आई का लेवल है, ये हाइट दे रखी है 1.50 मीटर।
ये आंख है किसी पर्सन की और ये उसके पैर, हर गैप है 1.50 मीटर। थोड़ा सा लॉजिकली इस क्वेश्चन को सोचिए। और आई से हेड तक की जो पोर्शन है, मतलब हेड से आई कितना नीचे है, वो भी गिवन है 0.10 मीटर, 10 मीटर, 0.10 मीटर। नाउ क्वेश्चन आस्क यू, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आप अपने सामने, ठीक है, एक सीलिंग से, एक छत से लटके हुए एक मिरर की हाउ मच लेंथ यू विल यूज टू सी द फुल साइज ऑफ एनी पर्सन। उस बॉडी का, उस पर्सन की बॉडी का फुल साइज देखने के लिए एक लटके हुए मिरर में आपको उस मिरर की कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी मिनिमम। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। और इस क्वेश्चन के आधार पर एक नया क्वेश्चन और बन सकता है पांडे जी, क्या कि सपोज कीजिए कि कोई भी पर्सन है, उसका जितना भी साइज है, जितनी भी हाइट है, अगर वो अपनी हाइट को, ठीक, अगर किसी मिरर में देखे और उस मिरर का मैं अगर हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ एनी मिरर इज पेंटेड, आधा हिस्सा अगर पेंट मार दूं तो बाकी आधे बचे हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से भी आप अपने पूरे साइज को देख सकते हो। इस चीज को भी अपनी कॉपी में उतार लो, अभी उतार लो, राइट डाउन कर लो कि if the half of the portion is the painted then you can also see the full size of any body। किसी भी बॉडी के फुल साइज को देख सकते हो। तो बताना है ये जो मिरर सर ने यहां मार्क किया, इस मिरर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है थोड़ा सा। हाँ, तो अगर, हाँ एक चीज और, अगर आपको किसी भी मिरर में, छोटे बड़े जितने भी मिरर, अब बड़ा साइज का मिरर होगा तो उसमें तो वैसे ही पूरी बॉडी दिख ही जानी है, बात तो छोटे मिरर की है ना, भी कितनी लेंथ लें। तो अगर आपको पूरी बॉडी देखनी है तो पूरी बॉडी के पैर से लेकर सिर तक की लाइट मिरर पर पड़नी चाहिए, रिफ्लेक्ट होकर आई में आनी चाहिए, तो दिख जाएगी। आई बात समझ में? तो पैर से एक लाइट जा रही है, देखो बच्चा लोग, पैर से एक लाइट गई और इस मिरर के बॉटम एज पर पड़ी, बॉटम एज पर पड़ी तो रिफ्लेक्ट होकर आई में पहुंची तो टांगों का हिस्सा नजर आने लग गया जी। हेड से ये वाला पॉइंट मान लिया ए, ये बी। तो सर अगर मुझे हेड वाला पोर्शन देखना है तो हेड से लाइट उस मिरर के टॉप एज पर पहुंचनी चाहिए ए पर, वहां पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर यहां आ गई। अब बात करते हैं कि इनके बीच का ये एक मिड पॉइंट है, ये एक बीच का मिड पॉइंट है जो इस नॉर्मल को हम यहां बना देते हैं, ये जी पॉइंट है जो ठीक इससे हाफ लेंथ पे है, इस 0.10 का हाफ है, 0.55 मीटर के ऊपर ये पॉइंट है। ठीक है, बताओ इस मिरर की लेंथ क्या है? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा कि आप जानते हो, अब तक पढ़ा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन है। तो बच्चा लोग ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये इस वजह से, ठीक है, ये इस पूरे पोर्शन को, आई से लेकर पैर तक इस पोर्शन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड दे मारेगा रे, कितने में? दो इक्वल हाफ्स में। तो यहां से अगर 1.50 है तो ग्राउंड से ये जो लेंथ है आपकी, ग्राउंड से जो लटका हुआ है, ये जो ग्राउंड से लटका हुआ है, ये जो लेंथ आएगी यहां से लेकर यहां तक की, ये आएगी 0.75 मीटर। कितनी आएगी? 0.75। हमें निकालनी है मिरर की। तो अगर मैं एच से लेकर, एच मीन्स हेड, ई मीन्स आई, एफ मीन फिट, तो अब एक बात बताओ, ये लाइट गई ऐसे गई रिफ्लेक्ट होकर, अब देखो ये पीछे बढ़ाने पर यहां नजर आती है। लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। और जब लाइट को पार्टिकल नेचर मान के पढ़ा जाता है तो लाइट अपीयर्स टू बी इन स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन में नजर आती है, तो स्ट्रेट लाइन में गई। हेड से लाइट गई, पीछे बढ़ाने पर यहां नजर आई, तो इसकी इमेज में हेड से लेकर फीट तक का पोर्शन तैयार हो गया है, ये नई पोर्शन तैयार हो गई। उन क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे हमें, तो इस पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं बच्चा लोग क्या है। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमें निकालनी है मिरर की लेंथ। तो ई से लेकर एफ तक की हाइट कितनी है? ई से जो एफ हाइट है हमारी वो कितनी है? एफ ई बोल दो। देखो एफ और ई प्लस ई से जी, क्योंकि मिरर का जो लेवल है वो लगभग यहां तक है, ई जी। ठीक है, हां, तो एफ ई कितना है? 1.50। ई जी कितना है? 0 पॉइंट कितना हमारे पास? ये आएगा हमारे पास, जो ये हिस्सा है, ये है हिस्सा हमारे पास 0.05। 0.05। अरे इसका आधा हिस्सा ही तो है ये पूरा हिस्सा कितना है? ये 0.10 है, तो इसका आधा हिस्सा ही तो है, ये कितना? 0.05। तो इसमें 0.05 ऐड मारूंगा तो मेरे पास आया 1.55 मीटर।
और 1.55 मीटर एफ से लेकर जी तक है। अगर एफ से लेकर जी तक में अगर मैं ये जो मेरा बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, अगर मैं इस देखो ये यहां से इसके सामने की लेंथ है ए से लेकर सी तक की लेंथ है एफ से लेकर जी तक की, तो 1.55 हुआ एफ जी, और एफ जी जो है वो बराबर है किसके, ए से लेकर सी तक। तो अगर मैं इसमें से अगर बी से सी जो लटका हुआ पोर्शन है ये एलिमिनेट मार दूं तो ये मिरर की लेंथ निकल आएगी पांडे जी। तो यहां से यहां तक 1.55, 0.75 माइनस कर दूं, 1.55 में से 0.75 माइनस कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा, वो मिरर की लेंथ आएगी, निकाल लो। अगर किसी बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा और सोल्व कर लिया तो इसका मतलब गजब की बात है, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया। फिजिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कॉन्सेप्ट ही शॉर्टकट होता, याद रख लो इस चीज का, ठीक है। मिरर कितना आया, 1.55 में से 5/0 1.80 मीटर, इतना मिरर लेना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक इंसिडेंट रे मिरर के साथ ओब्लिकली पड़ रही है एंगल पर 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बाय फर्स्ट लॉ ये एंगल कितना हुआ, ये पूरा 90 है 60, तो बाय फर्स्ट लॉ एंगल आई एंगल आर बराबर होगा जी 60 डिग्री का। ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल लेना पॉइंटों में। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस भी स्पीड से मिरर की तरफ भागे, इमेज उसको डबल स्पीड से भागती हुई नजर आती, याद रख लो। गिवन क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से मिरर को अप्रोच कर रहा है, तो इमेज जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से अप्रोच मारेगी बच्चों। कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। अगर आप 6 से भागोगे, इमेज 12 से भागेगी, राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ, और मजेदार कॉन्सेप्ट है, और एच टेट के अंदर इस प्लेन मिरर का आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे रे। कौन सा, प्लेन मिरर का क्वेश्चन, जो इस बार शायद 19 या 20 में था क्वेश्चन, एच टेट में देखा गया है प्लेन मिरर का। और अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, दोबारा बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन कीजिए, और पसंद आ रही है, वीडियो में मजा आ रहा है, तो प्लीज दिल ठोक के लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर मजा आ रहा है आपके इस लेक्चर में, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे डेडिकेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं पांडे जी होलोस्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करते हैं, राइट डाउन, होलोस्फेरिकल मिरर, होलोस्फेरिकल मिरर। और इस होलोस्फेरिकल मिरर में एक स्फेरिकल वर्ड है गोले की आकार का। तो ये गोला लिया रे, गोला, पृथ्वी गोला जिसमें हम रह रहे हैं, ये है अंदर की तरफ पॉलिश। इस स्फेरिकल मिरर के अंदर की तरफ एक साइड पॉलिश करते हैं और एक तरफ बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं, और बीच में से कट मार देते हैं। मार दिया, कट मारते ही 2 टाइप के मिरर निकल के आते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। जिस साइड पॉलिश करते हो, पहली बात तो ये दोनों हिस्से जो कटे हैं, जो कनकेव और कन्वेक्स बोलते हो, ठीक है, दोनों सफेर के पार्ट है, जिसमें एक साइड अंदर की तरफ पॉलिश होती है और एक साइड बाहर की तरफ पॉलिश होती है। तो दोनों की डेफिनेशंस बोल सकते हो कि सर इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल, इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल, इन दिस पॉलिश इज डन इनर साइड एंड आउटर साइड बिकम्स रिफ्लेक्टिंग। पांडे जी, जिस साइड पॉलिश करते हैं उससे नेक्स्ट नियर साइड जो है उसकी रिफ्लेक्टिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फेरिकल मिरर इन विच पॉलिश इज डन आउटर साइड एंड इनर साइड बिकम्स रिफ्लेक्टिंग, ठीक है जी। अब बात करते हैं मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, 10th क्लास में पढ़ी है, थोड़ा सा एक बार ताजा ताजा याद कर लेते हैं, ठीक है, ताकि भूलो ना। मिरर का सेंटर कहलाता है पोल, मिरर का सेंटर कहलाता है पोल, और इससे जो लाइन पास करती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस मिरर का जो गोला कंप्लीट हो रहा है वो किधर हो रहा है, गोला इधर के उधर, इसका गोला किधर कंप्लीट हो रहा है, इसका गोला इधर, देख पा रहे हो, सफेर, तो क्योंकि दोनों सफेर के हिस्से हैं तो इसका गोला इधर कंप्लीट हो रहा है, इधर। तो हर सफेर का सेंटर होता है ये सेंटर, ये सेंटर है रे। और सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस 10th क्लास में पढ़ी है, पढ़ लेना अच्छे से, और बता रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनका मिड पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस।
जिस पर रेज को या तो कन्वर्ज करवाते हैं या हम उससे लगता है कि वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट का केस पढ़ेंगे इसके अंदर। और कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं हम कौन सा मिरर, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश है, और इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर का एक नया नाम भी है, कन्वर्जिंग। ये आने वाली लाइट रेज को मोड़ता है भाई, सिकुड़ता है। और कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्ज। आगे देखो, तो ये प्रिंसिपल फोकस, ये रेडियस, और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ। एक मिरर फॉर्मूला होता है MF, मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, अभी आएंगे एस्टेट के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, ये मिरर फॉर्मूला है। इसमें V स्टैंड शेयर फॉर इमेज डिस्टेंस, U स्टैंड शेयर फॉर बच्चा लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड F मींस फोकल लेंथ। लेकिन V, U और F के साइन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, साइन कन्वेंशंस, हाँ याद करो 10th क्लास में साइन कन्वेंशंस पढ़े थे, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, और सर्कल के सेंटर से सर्कल तक की बाउंड्री तक की डिस्टेंस जो कहलाती है वो रेडियस कहलाती है, यू नो वेरी वेल। तो ये फोकल लेंथ बात करेंगे। तो इसको कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। तो बात करते हैं बच्चा लोग कि एचटेट में कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जो क्वेश्चन आया था, अब देखते हैं अब तक जितना पढ़ाया है कितने बच्चे सोल्व मारते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जी एचटेट में आया हुआ, टीजीटी फिजिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज फोकल लेंथ, यस, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ए, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, what is focal length of a plane mirror and what is its magnification, what is its, तो मैग्निफिकेशन के बारे में भी जानेंगे और रे डायग्राम्स के बारे में भी जानेंगे। मैग्निफिकेशन बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी, मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फोकल लेंथ से हमारा क्या मतलब है। फोकल लेंथ, तो ये कनकेव मिरर है, ये इसका पोल, कौन सा पोल, सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, ये इंफिनिटी। और 10th क्लास पे चले जाओ, याद करो इंफिनिटी से आने वाली रेज जितनी भी हैं वो पैरेलल आती है। और सर पैरेलल आने वाली रेज, द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बच्चा लोग क्या होता है पैरेलल आने वाली के साथ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन सर एक्चुअली मीट। सर जितने भी आने वाली पैरेलल टकराने के बाद एक्चुअली में मिरर के फ्रंट में, मिरर के सामने, और बता चुका हूं मिरर के सामने जब भी रेज कटेंगी रियल इमेज बनाएंगी, और मिरर के पीछे जो भी पार्ट जाएगा वो वर्चुअल में जाएगा, ठीक है। मिरर के सामने रियल बनेगी, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो फोकस, सारा का सारा फोकस पे आ गया इमेज। तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ जो आई ना, वो किसकी आई, एक कर्व मिरर की, मुड़े हुए की, लेकिन प्लेन तो फ्लैट है, तो फ्लैट मिरर की क्या फोकल लेंथ आएगी। तो आप एक किस्म से ये मान सकते हो, अगर एक बहुत बड़े टाइप का स्फेरिकल मिरर है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, और प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इंफिनिटी होती है, ये आंसर है, ठीक है। फोकल लेंथ बनाने के लिए रेज का पैरेलल आके कन्वर्ज होके फोकस पर मिलना जरूरी है, जो प्लेन मिरर में नहीं होता है, नहीं मिलती है। ये आपका प्लेन मिरर, ठीक है। अगर इसके ऊपर रेज नॉर्मली फॉल हुई, पैरेलल आई, ठीक है, तो ये टकरा के पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड अलोंग देयर ओरिजिनल पाथ, जब भी 90 डिग्री पर पड़ती है वापिस टकरा के जाती है, नंबर 1 है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब दूसरी आई, ये गई, ये भी नॉर्मली पड़ी और जाकर वापिस आ गई। तो भैया ये वाली रे नंबर 1 और नंबर 2 ये पैरेलल जा रही है, टकराने के बाद हमें नहीं पता कहां जाएंगी, लंदन जाएंगी, अमेरिका जाएंगी, नहीं पता कहां जाएंगी, पता नहीं, 7 समुद्र पार जाएंगी। किसने देखा है, हमने नहीं देखा, तो हमने नहीं देखा तो इन्फिनिटी। तो याद रखो फोकल लेंथ जो आएगी, क्योंकि
जो है इमेज बनाने के लिए, फोकस पर जाने के लिए, कन्वर्ज होने के लिए मिलना जरूरी है। तो पैरेलल लाइंस कहां मिलेंगी? तो पैरेलल लाइंस बच्चा लोग इन्फिनिटी पर मिलेगी। अरे ये बार बार चौक पड़ जाता है। अरे हाँ जी, आगे। तो फोकल लेंथ क्या आएगा? फोकल लेंथ क्या आएगी? इन्फिनिटी, ठीक है। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या, एक बार बोल के देखिए, फील आएगा। फील 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 है ना, फील। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई, कि आप देखते हो कि कोई भी मिरर आइदर कनकेव और कन्वेक्स, उसके सामने कुछ डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कैंडल ले ली 5 सेंटीमीटर, या तो इमेज का साइज बड़ा आता है या छोटा आता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मुकाबले कंपैरिजन में कितनी आती, कितने गुना बड़ी, कितने गुना छोटी, फिजिक्स में जो टर्म है वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। लेकिन सर प्लेन मिरर में अगर मैं, मेरे सामने अगर कोई मिरर के सामने कोई बंदा खड़ा है, अगर वो 5 फीट का है तो इमेज भी 5 फीट की नजर आएगी। तो जितनी इमेज का साइज उतना ऑब्जेक्ट का साइज, तो दोनों का रेशो 5/5 1। तो मैग्निफिकेशन जो आती है प्लेन मिरर की वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं बच्चा लोग किसकी? बात करते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की। तो आपको करना क्या है, 10th क्लास की एक फिजिक्स की जो आप बुक निकाली है और एक टेबल है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फोकस पे जाती है, बियॉन्ड सी रखते हैं बिटवीन एफ एंड सी जाती है, सी पर रखते हैं तो सी पर आती है। वो कुछ ऐसा पढ़ना है। तो मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मैग्निफिकेशन। फिर एक इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करके इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। इस रिफ्लेक्शन को नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे, रिफ्रैक्शन, जो इससे भी जबरदस्त रहने वाला है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से लिखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, लिख लीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये होता है, एक होता है -v/u, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक फॉर्मूला काम आएगा 1/v प्लस 1/, ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएंगे। एक सोल्व कराऊंगा, बाकी आप खुद से कर लेना, और खुद से कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मैग्निफिकेशन दोनों के बराबर। तो फाइनल फॉर्मूला बना HI/HO माइनस v/u, HI/HO/vu। 4 चीजें हैं, 3 चीजें बताओ, चौथी निकल जाएगी, फोड़ दोगे, फोड़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ जी, ठीक है। देखो बच्चा लोग, तो ये है हमारा कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। आई बात समझ में? ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हो? देखो याद कर लेना, टेबल बता रहा हूं। इन्फिनिटी पर रखोगे, फोकस पे आएगी, रियल आएगी, नीचे की तरफ आएगी छोटी सी। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, इमेज फोकस पे, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। आगे चलकर एक केस आएगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पर, हाईली लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी। और सी पर पड़ी ऑब्जेक्ट की सी पर ही इमेज मिलती है, सेम साइज की, रियल और इन्वर्टेड। टेबल है। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, देखो याद करवाया था, बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी तो बियॉन्ड सी, एफ तो इंफिनिटी, हाईली लार्ज, रियल इन्वर्टेड। और लास्ट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, जब तक कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस या फोकस से पहले ना, तब तक इमेज नीचे, फोकस से बीच में, फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, इससे आगे चला जाएगा, इमेज पीछे भागेगी, वर्चुअल। एक ही केस है कनकेव मिरर में जहां वर्चुअल इमेज मिलती है। राइट डाउन कर लो कि ओनली एंड ओनली मैग्निफिकेशन जो है, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इससे इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, कटना जरूरी है। तो एक रे पैरेलल वाली फोकस में से, दूसरी पोल पे, आगे बढ़ने पर गैप बढ़ेगा। इमेज बनाने के लिए गैप का कटना जरूरी है, बनना जरूरी है, कटना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहां मान लेंगे लगभग, तो इतनी बड़ी इमेज आ गई, ठीक है। तो पोल से यहां जाकर इमेज आई है, तो ये इमेज डिस्टेंस है। और कब चीजों के साइन यू वी पॉजिटिव होंगे? साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। सारी की सारी डिस्टेंस को मापने के लिए हम पोल से शुरुआत करेंगे, पोल से चलेंगे, पोल से मापेंगे। लाइट रे तो इधर ही जाएंगी। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखोगे नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड का और ऑब्जेक्ट का आमने सामने होना जरूरी है, इसलिए ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ताकि रेज लेफ्ट से राइट जाए, टकराएंगी, वापिस आएंगी।
अगर लाइट की डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मापोगे तो साइन पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट आओगे तो नेगेटिव। चलो फिर भी काम आसान कर देता हूं। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यू का साइन आंख बंद करके नेगेटिव पुट कर देना, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ यहां है, पोल से शुरुआत करनी है तो पोल से इधर आओ, लाइट रे इधर जाएगी, तो लाइट रे के साथ आ रहे हो कि अपोजिट आ रहे हो, अपोजिट वाले, या और भी आसान कर देता हूं। मिरर में लेफ्ट के साइन होंगे नेगेटिव और राइट में होंगे पॉजिटिव, लिख दो, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, लाइट के साथ। अब देखो इमेज डिस्टेंस मापने के लिए पोल से उधर गए, लाइट के साथ गए, पॉजिटिव आया, तो आपने पोल और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, पोल और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा और उसका साइज, ये जो साइज है ये दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर, आपको दे रखी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। बताओ कितनी आई जो है हाइट ऑफ इमेज आएगी? इतना तो पता है, 5 से बड़ा आएगा, कितना आएगा उसके लिए फॉर्मूला है। और कितनी डिस्टेंस पर आएगी? तो 1/v, 1/u, 1/f। जिसको निकालना उसको कष्ट नहीं देना, उसको एक तरफ रखो, तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? 1/v, 1/v इक्वल टू क्या आया बच्चा लोग? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f और u के साइन विद साइन लिखोगे तो u का तो साइन वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आएगा, तो कितना आएगा? 1/f। फोकल लेंथ मान लो 20 दे रखी है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है, यहां से ये 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस, ये हाइट है 5, ये रखा 10 पे है, फोकल लेंथ 20 की है, समझ पा रहे हो? तो फोकल लेंथ कितनी है? इधर लाइट रे उधर विद साइन -20, ऑब्जेक्ट 10 पे, तो कितना? 1/v, तो हमारे पास निकालना है 1/f माइनस 1/u, तो 1/f कितना है? -20, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं -1/20। u का साइन तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 1/10, तो -1/20, 1/10 को सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा? -20 एलसीएम आ गया, तो ये -1 + 2, ठीक है, ये कितना है हमारे पास? ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास? -20, u विद साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 10, 20 एलसीएम आ गया, -1 + 2 -1/20। लेकिन ये हमारे पास 1/v आया है, हमें निकालना है सिर्फ v, तो पलटा मारोगे तो कितना आएगा? तो v आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जाएगा 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर, पोल से उधर 20 सेंटीमीटर, देखो प्लस में आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि राइट साइड में चीजों के साइन पॉजिटिव होते हैं। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए v पॉजिटिव है, v पता है, u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो क्या दिक्कत है? सब पता है, 4 में से 3 चीज पता है, चौथी निकाल लीजिए। अरे निकालो भाई, मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी निकालिए अपनी कॉपी में। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 है, v कितना आया? 20, u कितना है? माइनस साइन के साथ विद साइन -10, कितना आया? तो सर हाइट ऑफ इमेज जो आया, हाँ माइनस साइन होता है, माइनस, ये आगे माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आया +10। सर 10 सेंटीमीटर की है, हजम भी हो रही है बात, 5 से बड़ी आ रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपने मैग्निफिकेशन के इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आपके पास कमेंट सेक्शन नाम की चीज़ है, उसका यूज़ कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो, एंजॉय कर रहे हो तो दिल ठोक के कमेंट और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका डेडिकेशन मुझे, ठीक है, मोटिवेट करेगा, आपका प्यार मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। हाँ जी, राइट डाउन द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रेजेंट लेक्चर, आज के इस लेक्चर का मैग्निफिकेशन का लास्ट टॉपिक। मैग्निफिकेशन के लिए स्टेट में कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन क्या पॉजिटिव होती है क्या? नहीं, कनकेव मिरर में 6 केस होते हैं, 6 डायग्राम। जब तक ऑब्जेक्ट फोकस या फोकस से पहले है, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे। एट एफ एंड बिफोर एफ लिख लो ये साथ साथ। पहला, इसमें मैग्निफिकेशन आएगी नेगेटिव। क्यों आएगी? ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, इमेज नीचे आएगी, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव का रेशियो नेगेटिव। सेकंड, लास्ट वाला केस जो है
जिसमें इमेज अभी बताया न्यूमेरिकल में बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज भी ऊपर, पॉजिटिव। तो भैया मैग्निफिकेशन जो है वो कनकेव में नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी, और कन्वेक्स में दो ही केस बनते हैं, टेबल में देख लेना। कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट को दो ही जगह रखा जा सकता है, इन्फिनिटी या एनी पोजीशन। तो इन्फिनिटी रखोगे फोकस आएगा ऊपर की तरफ, रियल एंड जो है रियल नहीं वर्चुअल आएगा, क्या आएगा पीछे गया, हाँ सॉरी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज। तो बच्चा लोग कन्वेक्स में दो डायग्राम बनेंगे, दोनों में इमेज ऊपर आएगी, ऑब्जेक्ट तो होता ही ऊपर है, मैग्निफिकेशन ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। मतलब इसमें मैग्निफिकेशन रहेगी ग्रेटर देन 1, इसमें मैग्निफिकेशन बराबर भी होती है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन भी होती है, और मैग्निफिकेशन लेस देन भी होती है। याद रखना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1 का केस होता है इसमें, और इसमें ग्रेटर देन 1 का ही केस होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें एक केस में और आएगा, इसमें हाँ बेट ग्रेटर देन 1 नहीं, सॉरी, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो आएगा फोकस पे और वैसे रखोगे छोटी, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगी, छोटी आएगी, इसमें लेस देन 1 रहेगी। जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो आएगी तो पॉजिटिव में, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी आएगी, क्योंकि दो केस बनते हैं रे, इन्फिनिटी तो फोकस, फोकस पे तो छोटा, और एट एनी पोजीशन तो फिर भी छोटा। तो इसका मतलब क्या आया कि ऊपर ही है लेकिन रेशो आएगा 1 से छोटा, तो लेस देन 1 मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। इसमें इक्वल भी 1, क्योंकि सेंटर पर रखोगे तो सेंटर पर आएगी इमेज। तो कनकेव में टोटल 6 डायग्राम बनते हैं, इसमें 2। ये था आज का लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन के ऊपर। तब तक के लिए इस टॉपिक को तैयार कीजिए, जो भी सेट लगा रहे हो, जो बुक लगा रहे हो वो सोल्व कीजिए अच्छी से, कोई बढ़िया अपने सब्जेक्ट की कोई भी। वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व कर लीजिए। 9 से +2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर लोगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन निकल जाएगा फिजिक्स से। फिजिक्स में जो पोर्शन आता है उसको अच्छे से कवर कर लो, और मेरे से जो पढ़ रहे हो नोट्स उसके अच्छे से बना लो, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद में हम ये पूरा होने के बाद में कुछ क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आएंगे, तो बने रहिए बस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।